Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are diving into a quick and thorough revision session for NEET Biology, specifically chapter Breathing and Exchange of Gases from class 11. Whether you are brushing up before the exam or just revisiting key topics, this video is designed to help you ace your NEET prep. So let's get started. At first, we are given ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड से ATP CO2 कैसे जनरेट होती है. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ATP एंड रिलीज ऑफ CO2 हार्मफुल होती है CO2 बॉडी के लिए, इसलिए CO2 कंटिन्यूसली रिमूव होती रहती है आउटसाइड द सेल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन. स्टार्टिंग विद ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑफ कोर्स वी नो कन्वर्ट होती है, CO2 रिलीज हो जाती है, एक्सचेंज होता है. कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं. अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस बेसिस पे होते हैं? तो दो बेसिस पे होते हैं. फर्स्टली बेस्ड ऑन द हैबिटेट, कहाँ कौन सा एनिमल ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है. सेकेंडली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो उसके बेसिस पे ये सारे याद होने चाहिए, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट्स, फ्लैटफॉर्म्स में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है. अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन, इंसेक्ट्स में ट्रकियल ट्यूब्स, aquatic arthropods, मोलस्क, फिशेस में ब्रेकियल गिल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स में पल्मोनरी या उसी को लंग्स बोलते हैं. नाउ एम्फीबियंस में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है जो हमेशा एक्टिव होता है एट ऑल दी टाइम्स. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, बट मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम लंग का एक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो ये मैं डिटेल में पहले बताती हूँ आपको, फिर हम वो डायग्राम भी देखेंगे. सो सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है यहाँ पे, जो एक पेयर है जिसकी ओपनिंग है अपर लिप के अबव में. एयर वहाँ से अंदर जाएंगी. इट विल पास थ्रू नेजल पैसेज, नेजल चेम्बर. नेजल चेम्बर जो है इट ओपन्स इनटू फैरिंग्स. फिर आता है ऑल्फैक्टरी रीजन जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फिर है नेजोफैरिंग्स. नीचे जाएंगे तो लैरिंगोफैरिंग्स आता है. नेजो एंड लैरिंगोफैरिंग्स टुगेदर फॉर्म फैरिंग्स. ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए. उसके बाद में जब हमारा ट्रकिया शुरू होता है, सो ट्रकिया या विंड पाइप इस सामने के साइड, फूड पाइप इस पीछे के साइड. सो उसकी जो ओपनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लॉटिस. ग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस जो है ओपनिंग जो है उसको एक कवर करता है फ्लैप, दैट इज़ कॉल्ड एपीग्लॉटिस. सो एपीग्लॉटिस के बारे में अगर पढ़े, सो एपीग्लॉटिस एक कार्टिलेज का फ्लैप है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है. इट वुड प्रिवेंट फूड टू एंटर लैरिंग्स ड्यूरिंग swallowing एंड इट इज़ अ थिन इलास्टिक कार्टिलेज. ठीक है, अब अगर एपीग्लॉटिस की बात की जाए तो ये येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, और जो लैरिंग्स है उसमें ये फॉलोइंग कार्टिलेजेस होते हैं. नॉट इम्पॉर्टेंट कि कौन से नाम है, जस्ट रिमेंबर 9 कार्टिलेजेस आर देयर. ठीक है, ऑल राइट. इसके बाद में अब जो ट्रकिया या विंड पाइप है, इसमें अगर देखें हम तो ट्रकिया विंड पाइप जब स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर में वी हैव लैरिंग्स. लैरिंग्स जो है कार्टिलेज का बॉक्स है. टोटल 9 कार्टिलेजेस है, हमने देखा. इसमें साउंड प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. फिर ट्रकिया या विंड पाइप जो है ये एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, एक्सटेंड होता है मिड थोरैसिक कैविटी तक के. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, T5 के लेवल पे 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है. ये जो ट्रकिया है इसमें आप पिंक कलर के ये रिंग स्ट्रक्चर्स देख सकते हो. प्राइमरी ब्रोंकाई पे देख सकते हो, सेकेंडरी ब्रोंकाई पे देख सकते हो. सो ये सब जो है ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं. सो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ट्रकिया, ट्रकिया में देर आर टोटल 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स. सी शेप्ड है. सी अगर आप देखो, ये ऐसा सी अगर मैंने बनाया तो देखो आप ये साइड से इनकम्प्लीट है. सो इनकम्प्लीट है पोस्टीरियर साइड से. किस चीज़ की बनी है? हाइलिन कार्टिलेज की बनी है. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट विल प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रकिया. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो ट्रकिया है डिवाइड होगा प्राइमरी ब्रोंकाई में. 2 प्राइमरी ब्रोंकाई वुड एंटर द लंग्स. उसमें और रिपीटेड डिविजन्स होंगे. सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेंगे, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल. इनिशियल ब्रोंक्यूल से डिवीजन होते होते थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे. एंड जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है फाइनली दे वुड फॉर्म एल्वियोलाई. एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई एक वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी इर्रेगुलर वॉल है. बहुत थिन वॉल होनी चाहिए ताकि एक्सचेंज अच्छे से हो, एफिशिएंटली हो. सो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की वॉल होती है एंड दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. ठीक है, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टिंग पार्ट. क्यों कंडक्टिंग पार्ट? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसफ़र करता है एल्वियोलाई तक के, उसको ह्यूमिडिफाई करता है, बॉडी टेम्परेचर तक लाता है और किसी भी फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करता है. एंड दिस कंटेन सिलिएटेड एपिथेलियम. फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक का जो पार्ट है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट. इसमें एक्चुअल साइट है जहाँ पे डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन एंड CO2 का ब्लड और एटमॉस्फेयर के बीच में.
फिर इनकम्प्लीट रिंग्स जो है ये कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होती है, सो इट्स प्रेजेंट बिटवीन ट्रकिया, वहाँ से लेके तो इनिशियल ब्रोंक्यूल तक के प्रेजेंट होती है। फिर जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई का, ये मिला के लंग्स बनाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइंस है, सो यू मस्ट नो दिस, ठीक है। इसके बाद अगर हम थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में कुछ भी चेंज करें तो वो डायरेक्ट लंग या पल्मोनरी कैविटी में रिफ्लेक्ट होती है। अब हम डायरेक्ट लंग की जो वॉल्यूम है उसको चेंज नहीं कर सकते, सो हम इनडायरेक्टली चेंज करते हैं। वी चेंज द थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम एंड उससे लंग वॉल्यूम में इफेक्ट आता है। कैसे होता है यही हम पढ़ेंगे अभी। तो बिकॉज वी डू दिस बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। अब जो लंग्स है डॉर्सली दे आर कवर्ड बाय vertebral column and ribs, ventrally they are covered by sternum and ribs, laterally they are covered by ribs and on the lower side they are covered by diaphragm, ठीक है। अब एक बार ये डायग्राम देख लो फटाक से। nostrils, nasal chamber, pharynx, then larynx, यहाँ पे epiglottis है which is elastic cartilage that covers the glottis during swallowing, larynx है trachea, bronchus, primary bronchus, secondary bronchus, tertiary bronchus, initial bronchiole, terminal bronchiole, alveoli, primary bronchus से लेके alveoli तक का सारा पार्ट inside the lungs होता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, ये हमने नहीं देखा है तो ये यहाँ पर आप नोट कर लो। प्लूरल मेम्ब्रेन्स में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है ये थोरैसिक लाइनिंग मतलब जो चेस्ट बाहर की कैविटी है उसके पास होती है, और जो इनर वाली है ये अंदर वाली जो लेयर है ये लंग सरफेस से कॉन्टैक्ट में होती है। सो देयर आर टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स। प्लूरल मेम्ब्रेन्स क्या है, जो लंग को बाहर से कवर कर रही है, और ये दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में यहाँ जो मैं डॉट 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 बना रही हूँ दिस इज प्लूरल फ्लूइड। सो दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिंग रेस्पिरेटरी पार्ट मैंने आपको बता दिया। कंडक्टिंग जोन का ये फंक्शंस है, आप देख लो, रेस्पिरेटरी जोन में एक्सचेंज होगा, ठीक है। इसके बाद लेट्स सी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये भी मैं डिटेल में बताऊंगी, एक बार ये देख लेते हैं फिर डिटेल देखेंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में लंग्स जो है एनक्लोज है एनाटॉमिकली एयर टाइट थोरैसिक चैम्बर में, जो इसेंशियल है ब्रीदिंग के लिए क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम अल्टर नहीं कर सकते। मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फॉलो करती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एंड ऑल दैट। फिर इसमें क्या होता है, सो मैंने बताया वेंट्रल स्टर्नम से कनेक्टेड है, मतलब वेंट्रली स्टर्नम प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, नॉट कनेक्टेड। रिबकेज पोस्टीरियर साइड में या लोअर साइड में डायफ्राम से कनेक्टेड है, मतलब डायफ्राम प्रोटेक्ट कर रहा है। वर्टिब्री इज ऑन द डोर्सल साइड एंड इंटरकॉस्टल मसल्स लेटरल साइड से उसको प्रोटेक्ट कर रही है। अब अगर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा सो इट वुड चेंज द वॉल्यूम इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। सो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम चेंज होंगी इफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्शन से मतलब डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम चेंज होंगी एंड इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में द वॉल्यूम विद चेंज। फिर एडिशनल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सपिरेशन में, ये कैसे होते हैं क्या होते हैं मैं भी पढ़ाऊँगी आपको। एडिशनल मसल्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो है एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। अब नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना है, सो नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग अगर हम एडल्ट ह्यूमंस की बात करें सो इट इज़ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, 2 सेकेंड के लिए होता है, एनर्जी लगती है। एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है, कोई एनर्जी नहीं लगेगी, 3 सेकेंड के लिए होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की बात करें, मतलब लंग्स के अंदर इंस्पिरेशन के वक्त प्रेशर कम होता है ताकि मतलब बाहर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो एयर वुड फ्लो फ्रॉम आउट साइड टू इनसाइड तो लो प्रेशर। एंड एक्सपायरेशन के वक्त लंग्स में ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए ताकि लंग्स से बाहर एयर एक्सपेल हो सके। प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, सो लो है मतलब नेगेटिव है इन इंस्पिरेशन, हाई है मतलब पॉजिटिव है इन एक्सपायरेशन। शेप ऑफ डायफ्राम, इंस्पिरेशन में वो फ्लैट हो जाता है मतलब ऊपर आ जाता है, थोड़ा वो हो जाता है, क्या बोलेंगे उसको, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, एंड एक्सपायरेशन में डोम से मतलब नॉर्मल शेप वापस रीगेन कर लेता है, ठीक है। ये हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं, जस्ट वेट। सी हियर हमारे पास एबिलिटी है, हम इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन दी एब्डोमेन, ठीक है। सो अब इन्हेलेशन के वक्त क्या होता है, ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें डायफ्राम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो फ्लैट हो जाता है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में, इस वजह से थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होती है। जैसे ही थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होती है सेम इफेक्ट वुड अकर ऑन द पल्मोनरी वॉल्यूम, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, मतलब लंग के अंदर वॉल्यूम भी इंक्रीज होंगी। जैसे ही
वॉल्यूम इंक्रीज होंगी प्रेशर वुड डिक्रीज, बिकॉज वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, प्रेशर वुड डिक्रीज, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, इनहेलेशन हो जाएगा. सेकेंड चीज़, एक तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन से होगा, सेकेंड एक और चीज़ से होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल से होगा. जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सो रिब्स एंड स्टर्नम विल मूव अप एंड आउट, एंड इस वजह से वापस वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर वुड डिक्रीज एंड इनहेलेशन हो जाएगा. ठीक है. इन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है? सो रिब्स के बीच बीच में ये जो मसल्स होते हैं दे आर intercostal muscles. So we have 12 pairs of ribs. So what do you feel? कितने pairs of intercostal muscles होने चाहिए? 11 pairs, because दो के बीच में एक. So 11 pairs. All right. नेक्स्ट, अगर हमें एक्सेलेशन करना है, नॉर्मल एक्सेलेशन करना है जैसा हम यूजुअल डेली लाइफ में करते हैं, विच इज़ अ पैसिव प्रोसेस. सो इसमें क्या होता है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स अब रिलैक्स होते हैं. जो पहले इनहेलेशन के वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो अब रिलैक्स हो जाते हैं. रिलैक्स हो जाएंगे मतलब दे वुड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. राइट, ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न करेंगे मतलब डायफ्राम ऐसा था अब वो वापस ऐसा ऊपर जाएगा और ऐसा हो जाएगा. सो ऊपर जाएगा मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, लंग्स के अंदर इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होंगी, प्रेशर इंक्रीज होगा एंड एक्सेलेशन हो जाएगा. ये बात थी नॉर्मल एक्सेलेशन की. When I talk about फोर्सफुल एक्सेलेशन जो एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती है एंड अब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होती है. याद रखेंगे नॉर्मली एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम इन्वॉल्व होते हैं, बट इफ़ यू हैव टू डू फोर्सफुल एक्सपायरेशन सो यू हैव टू इन्वॉल्व इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल एंड अब्डोमिनल मसल्स. इससे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, थोरासिक और इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, उससे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो जाएगा. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं रेस्पिरेटरी रेट क्या है. ये एक टेबल है जिसने सम अप कर लिया है नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन. आप देख लो एंड इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ऑल राइट, अब वॉल्यूम ऑफ एयर जो इन्वॉल्व है ब्रीदिंग में उसको हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से विच इज़ कॉल्ड स्पायरोमीटर, एंड ये हेल्प करता है क्लिनिकल असेसमेंट करने में पल्मोनरी फंक्शंस का. ठीक है. इसके बाद ये कुछ डायग्राम एनसीईआरटी का. फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ इंस्पिरेशन. इसमें क्या हो रहा है, एयर अंदर आ रही है, रिब्स और स्टर्नम बाहर रेज हो रहे हैं, डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे जा रहा है, एंड देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इज इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, एयर अंदर आ रही है. ध्यान से देख लो डायग्राम. अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, डायफ्राम वापस रिलैक्स हो जाएगा, नॉर्मल डोम शेप पोजीशन में चला जाएगा, रिब्स एंड स्टर्नम वापस ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न हो जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, एयर वुड बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स. ठीक है. नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड करता है, रेस्पिरेशन किस पे डिपेंड करता है. सो रेस्पिरेशन इज ड्रिवन बाय द पार्शियल प्रेशर. व्हाट इज दिस पार्शियल प्रेशर, ये हम पढ़ेंगे. अब साइट ऑफ एक्सचेंज क्या है, मतलब एयर अंदर आ गई बाहर चली गई, बट ये एक्सचेंज कहाँ हो रही है एक्चुअली. सो इट गेट्स एक्सचेंज्ड एट द एल्वियुलर साइट, एल्विलाई में, विच इज़ अ प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज. सेकेंड साइट जो होती है दैट इज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज. नो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर. प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस. मतलब लेट्स से बहुत सारी गैसेज है, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है और हीलियम है, हाइड्रोजन है, ऐसे बहुत सारी गैसेस है. तो इसमें पर्टिकुलरली मैंने आपको पूछा कि बताओ ऑक्सीजन कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है, CO2 कितना कर रही है, N2 कितना, हीलियम कितना, हाइड्रोजन कितना. सो इंडिविजुअल गैसेस का जो आप मुझे प्रेशर बताओगे दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. नाम में ही है पार्शियल मतलब थोड़ा सा हिस्सा. सो पार्शियल इज पार्शियल प्रेशर मतलब पूरे कॉम्पोजिशन में से कितना पार्ट इज बाय दैट इंडिविजुअल गैस. सो इसमें अगर आप देखो रेस्पिरेशन स्टेप्स, एटमॉस्फेयर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस. सो अगर ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन हो रहा है, CO2 ऑक्सीजन अंदर आ रही है, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 159 एंड CO2 इज़ 0.3. ये मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझेगा. ठीक है, हम इससे देखते हैं. देखो ये जो 159 और 0.3 है ये बाहर का था. ऑलराइट, देखो जो CO2 है बाहर एटमॉस्फेयर में 0.3 उसका पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन का 153 है. अगर आप एल्वियोलर एयर की बात करो ये
फिक्स होता है, ये आपको याद होना चाहिए। सो एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज़ 104 एंड CO2 का 40 है। अब आप बताओ ऑक्सीजन अंदर प्रेशर ज़्यादा है कि बाहर ज़्यादा है? सो नाउ सिंस ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर ज़्यादा है, ऑक्सीजन अंदर आएगा। सो जब ऑक्सीजन इंस्पायर्ड एयर के साथ अंदर आएगा, वो ऑक्सीजनेटेड वाला जो ब्लड है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से वापस सिस्टमिक आर्टरी से पंप होके वो जाएगा टिश्यूज़ के पास। अब जो ये सिस्टमिक आर्टरीज है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 95। तो अब क्या होगा देखो, ऑक्सीजन एल्वियोलाई में 104 था एंड यहाँ आर्टरीज में 95 है। सो ऑफकोर्स वो एल्वियोलाई से आर्टरी सिस्टमिक आर्टरी में ही जाएगा, ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाएगा बॉडी टिश्यूज़ में, ऑक्सीजन ले लेगा, CO2 छोड़ देगा। अब ये सिस्टमिक वेन्स इसको कैरी करेगी राइट साइड ऑफ द हार्ट में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया अब, क्योंकि ऑक्सीजन तो टिश्यूज़ ने ले ली। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 40। सो इट्स ऑब्वियस, इसमें 95 थी, इसमें 40 है। सो ऑफकोर्स वो ऐसे ही जाएगी, मतलब ऐसे ही जाएंगी, वो उल्टा वाइस वर्सा नहीं होगा उसका, ठीक है। एंड देन सिस्टमिक वेन से राइट साइड से वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी एंड वापस एल्वियोला में चला जाएगा। अब उसमें CO2 है। अब आप देखो सिस्टमिक वेन्स में जो CO2 वाला ब्लड है उसमें 45 mmHg है, राइट उसके पहले जो सिस्टमिक आर्टरी थी उसमें 40 mmHg था। सो इट्स ऑब्वियस कि जो CO2 है वो बॉडी टिश्यूज़ बाहर देगा, बिकॉज बॉडी टिश्यूज़ का समवेयर बिटवीन मतलब 40 से ज़्यादा और 45 से कम होगा। सो इस वजह से ये इधर आएगा एंड देन फाइनली इट विल मूव फ्रॉम सिस्टमिक वेन्स राइट साइड एंड एल्वियोलाई में जाएगा जहाँ 40 है, बाहर 0.3 है। इसका मतलब एक्सपायर्ड एयर में CO2 विल बी एक्सपायर्ड आउट। आई होप ये समझ गया होगा। आई क्लीन दिस डायग्राम, आप एक बार अच्छे से देख लो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, बाहर एटमॉस्फेयर में PO2 एक्सटर्नल सॉल्यूट 159 है, PCO2 इज 0.3, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। ऑलराइट, ये याद होनी चाहिए वैल्यूज़, ठीक है। सो द सेम वैल्यूज़ आर रिटर्न हियर, बट यहाँ अच्छे से नहीं समझेगा इसलिए मैंने वहाँ पर बताया, ठीक है। ऑलराइट, अब एक्सचेंज ऑफ गैस जो हो रहा है एल्वियोलाई में हो रहा है वो किस चीज़ों पर बेस्ड है? सबसे फर्स्ट चीज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मैंने बताया पार्शियल प्रेशर हो, दैट इज़ नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ओनली। हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही फ्लो होता है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन शुड बी वेरी वेरी थिन, अगर थिक रही तो अच्छे से नहीं होगा। फिर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, जैसे CO2 जो है 20 से 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एनी फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिफ्यूजन रेट। इसके बाद जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, ये मैं आपको डायग्राम बताऊंगी अभी, उसमें 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले थिन स्क्वैमस एपिथीलियम है एल्वियोलाई की, फिर एंडोथीलियम है कैपिलरीज की, एंड ऑल्सो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बीच में, ठीक है। डायग्राम में देखो आप, ये एयर, ये एल्वियोलाई है, इसमें एल्वियोलर वॉल है, 1 सेल्ड थिक है, 1 सेल्ड थिक याद रखेंगे। फिर है बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड फिर ब्लड कैपिलरी की वॉल है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। इसके बाद जो अमाउंट ऑफ CO2 है जो डिफ्यूज़ कर सकती है थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा है जब आप उसको ऑक्सीजन से कंपेयर करो तो 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन कब हम अभी पढ़ेंगे, उसके पहले कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ देख लेते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट स्पायरोमीटर से हम मेजर करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्लिनिकल एसेस हो सकता है, हम पल्मोनरी फंक्शन को क्लिनिकली एसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये माइन्यूट वॉल्यूम पल्मोनरी कैपेसिटी क्या है ये आपको अभी पता चलेगा, पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये देखने से पहले ये डेफिनेशंस देख लो NCERT की। टाइडल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो इंस्पायर या एक्सपायर होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन में, अप्रॉक्सीमेटली 500 ml है, और हेल्दी मैन 1 मिनट में 6000 to 8000 ml ऑफ एयर क्या बोल सकते हैं, इंस्पायर एक्सपायर कर सकता है, ठीक है। सो ये यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, टाइडल वॉल्यूम 500। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, सो ये कितना एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर है जो पर्सन फोर्सिबल इंस्पायरेशन से इनहेल कर सकता है। जैसे इफ़ आई डू लाइक, सो दिस वॉज फोर्सिबल इंस्पायरेशन, इसमें मैंने एक्स्ट्रा जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर किया दैट इज़ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, एंड ये एवरेज होता है 2500 से 3000 ml तक। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो मैं एक्सपायर कर सकती हूँ, जैसे मैंने अभी इंस्पायर किया था, फिर मैंने जो फोर्सिबली एक्सपायर किया दैट इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड दिस इज़ अराउंड 1000 ml to 100 मतलब
1100 ml, ठीक है। ये आपको विथ वैल्यूज़ याद होना चाहिए। उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम इज़ वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है। मैंने अभी जब फोर्सिबल एक्सपिरेशन किया भी था ऐसे, बट स्टिल कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है, बिकॉज वो नहीं चाहती है कि लंग्स कोलैप्स हो जाए। अगर पूरी एयर लंग के बाहर आ गई सो द लंग वुड गेट कोलैप्स्ड। सो टू अवॉइड दैट कुछ अमाउंट ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होती है, विच इज़ अगेन 1100 ml to 1200 ml, ठीक है। इसके बाद कुछ और चीज़ें बनती है, ये क्या होती है, लेट्स सी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अभी हमने वॉल्यूम देखा था, अभी हम कैपेसिटी देख रहे हैं। कैपेसिटी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये याद होना चाहिए। इसमें टाइडल वॉल्यूम टीवी प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी ऐड करते हैं, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? जो पर्सन एक्सपायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। मतलब देखो, मैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बताती हूँ आपको। मैंने इंस्पायर किया नॉर्मली, फिर मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, तो अब मैं कितना वॉल्यूम अंदर ले सकती हूँ? मैंने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, ठीक है। सो मैं टाइडल वॉल्यूम तो ले ही सकती हूँ, और मैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब फोर्सिबल इंस्पिरेशन करके भी वॉल्यूम ले सकती हूँ एयर। वैसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम तो ले ही सकती हूँ, प्लस जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो फोर्सिबल एक्सपायरेशन से मैं छोड़ सकती हूँ वो भी छोड़ सकती हूँ, राइट। देन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है जो एयर हमेशा लंग्स में रहेंगी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, बिकॉज फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद तो रेसिडुअल वॉल्यूम बचती है। सो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो बच रहा है दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो क्या बचेगा? रेसिडुअल वॉल्यूम तो बचेगा ही बचेगा, बिकॉज वो हमेशा लंग्स में होता है। एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचेगा। क्यों एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचेगा? क्योंकि मैंने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है, आई डिड नॉट डू फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इसलिए ईआरवी बचेगा। फिर है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन ब्रीथ कर सकता है फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद। मतलब फोर्स्ड एक्सपायरेशन मैंने कर दिया तो मैं ईआरवी ले सकती हूँ, बिकॉज मैंने अभी पूरा एक्सपायर किया, मैं पूरा ले लूँगी। टीवी तो ले ही सकती हूँ, और आईआरवी भी ले सकती हूँ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी ले सकती हूँ। सो मैं सब कुछ ले सकती हूँ, राइट। मैं फोर्सिबल एक्सपायरेशन से जो एयर निकली वो लूँगी, टीवी लूँगी ही लूँगी, और आईआरवी मतलब फोर्सिबल इंस्पायरेशन भी कर लूँगी, वो भी ले लूँगी, ठीक है। फिर टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? ये जो भी था रेसिडुअल वॉल्यूम, ईआरवी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब मिला के टोटल लंग कैपेसिटी बनता है। इसी को एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ऐसे तो आप सबको बहुत सारी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट ये याद रख सकते हो सिंस एनसीईआरटी में दिया है। सो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। क्यों? रेसिडुअल वॉल्यूम अलग निकाल दो, ईआरवी, टीवी, आईआरवी जो है इसको मिला के हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, इसलिए वाइटल कैपेसिटी। ऑल राइट, अब यहाँ देख लो आप क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको अच्छे से बताया हुआ है। टीवी प्लस आईआरवी वुड फॉर्म इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फिर टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी वुड फॉर्म वाइटल कैपेसिटी, ईआरवी प्लस आरवी वुड फॉर्म फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एंड टोटल वुड फॉर्म टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आ रहा है, सो उसके पहले हम ये पढ़ लेते हैं एक बार। सो इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या होता है? लंग्स और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होता है। लंग्स से टिश्यू ऑक्सीजन जाएंगी एंड टिश्यू से लंग्स CO2 आएंगी। अब ऑक्सीजन और CO2 का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन में 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर होती है टिश्यूज़ को। कौन डिलीवर, कितना ml ऑफ ब्लड डिलीवर करता है? सो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। मतलब आप देखो, जब आप 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हो उसमें से सिर्फ 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ही होती है जो टिश्यूज़ को डिलीवर होती है, राइट। इसके बाद जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? सो 3% इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड प्लाज्मा फॉर्म में, एंड 97% जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होती है। ऑल राइट, फिर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ वो प्राइमरीली रिलेटेड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो अच्छे से बाइंडिंग होंगी, कम है तो अच्छे से बाइंडिंग नहीं होंगी। ऑल राइट, अब इसका हम स्टडी कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। एसोसिएशन डिसोसिएशन कब होगा? एसोसिएशन कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा है, उसके बाद हाई H+ है तो एक सेकेंड, अगर हाई ऑक्सीजन है तो एसोसिएशन अच्छे से होगा। अगर लो PCO2 मतलब क्या? CO2 कम है, इसका मतलब क्या होगा? डिसोसिएशन होगा।
हाई H प्लस है मतलब एसिडिटी ज़्यादा है, सो डिसोसिएशन होगा। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर हाई होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ हाई PCO2 करो, डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। हाई टेम्परेचर होगा तो वापस डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। एंड लोकेशन क्या है, सो एसोसिएशन ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा होता है, लंग्स एल्वियोलाई में, एंड टिश्यूज़ में डिसोसिएट होगा बिकॉज वहाँ CO2 ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसमें 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो 4 ml ऑफ CO2 डिलीवर करता है। यहाँ 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन दे रहा था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ CO2 डिलीवर कर रहा है। ये कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, सो 70% इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट्स, 7% इज डिजोल्व इन प्लाज्मा। इसका मतलब बाइकार्बोनेट्स भी प्लाज्मा में, ब्लड में ही जाते हैं। सो टोटल ब्लड में पूछा सो 77% हो जाएगा, ठीक है। टोटल ब्लड में अगर पूछा तो, स्पेसिफिकली पूछा तो 70% बाइकार्बोनेट, 7% प्लाज्मा, एंड 20 से 25% एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन RBC में। इसके बाद जो बाइंडिंग ऑफ CO2 है हीमोग्लोबिन के साथ में, वो PCO2 मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर एंड ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर दोनों से रिलेटेड होती है। फिर हीमोग्लोबिन और CO2 का जो बॉन्ड बनता है उसको कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। हीमोग्लोबिन और CO2 इज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। सो अगर हाई ऑक्सीजन है सो डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, हाई CO2 है सो एसोसिएशन होगा बिकॉज हम CO2 का एसोसिएशन करा है। हाई H प्लस है तो एसोसिएशन होगा, टेम्परेचर में एसोसिएशन होगा, टिश्यूज़ में एसोसिएशन होगा, लंग्स एल्वियोलाई में डिसोसिएशन होगा। एक का याद रख लो, दूसरा इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ दैट, ठीक है। इसके बाद ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो कैरी करता है या बाइंड करता है विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिवर्सिबल मैनर में। क्यों, हमें पता है कि टिश्यूज़ में जाके उसको वैसे भी डिसोसिएट होना ही है, तो इस वजह से वो रिवर्सिबल मैनर में ही बाइंड करता है। फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो सिग्मॉइड होता है। ये क्या है मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ। फिर मैक्सिमम 70% CO2 जो है बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, उसमें एंजाइम लगता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वेरी इंपॉर्टेंट। जो RBC में ज़्यादा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, RBC में इसका अमाउंट ज़्यादा होता है और प्लाज्मा में कम होता है, ठीक है। सो CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में H2CO3 बनाएगा, जो फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ब्रेक होगा HCO3 माइनस एंड H प्लस में, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी लिखा है, CO2 प्लस H हीमोग्लोबिन इज कार्बामाइनो एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब एक बार हम ये देख लेते हैं सिग्मॉइड कर्व कैसा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। जो ग्रीन वाला है दिस इज सिग्मॉइड कर्व जो नॉर्मल कंडीशन में मिलता है। एक है राइट शिफ्ट, एक है लेफ्ट शिफ्ट। ये जो ग्राफ है हम बना रहे हैं परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेंज होते हैं। अब राइट शिफ्ट कब होगा, राइट शिफ्ट होगा अगर CO2 का अमाउंट पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, एसिडिटी H प्लस बढ़ी है, अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, PO2 कम हो गया है, pH डिक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो रहा है 2,3 DPG। इन सारे कंडीशंस में यू वुड बी फेसिंग राइट शिफ्ट इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो उसका डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज़ भी इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या हुआ, फटाफट से ऑक्सीजन टिश्यूज़ को डिलीवर हो रहा है। इसका मतलब एफिनिटी जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज हो रही है बिकॉज जल्दी डिसोसिएट हो रहा है ना, तो एफिनिटीज कम हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड बोहर्स इफेक्ट। सो बोहर्स इफेक्ट पूछा तो यही होगा कि CO2 इंक्रीज, H प्लस इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन बढ़ता है, डिलीवरी बढ़ती है, एफिनिटी कम हो रही है, दिस इज बोहर्स इफेक्ट। अब जो सिग्मॉइड कर्व और राइट शिफ्ट के बीच में जो एरिया है जहाँ पर 25% ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रहा है टिश्यूज़, वो मतलब वो टिश्यूज़ को डिलीवर करने के लिए वो ऑक्सीजन यूज़ होता है विच इज़ 5 ml ऑक्सीजन। एंड लेफ्ट शिफ्ट वेरी रेयरली पूछा जाता है, बट अगर पूछा तो लेफ्ट शिफ्ट होता है, मतलब ऑपोजिट टू राइट शिफ्ट होगा। एंड ये कब होगा, अगर फीटल हीमोग्लोबिन है तो यू हैव लेफ्ट शिफ्ट। क्यों लेफ्ट शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होगा कि एफिनिटी बढ़ जाएंगी, एंड फीटल हीमोग्लोबिन में हमें एफिनिटी ज़्यादा चाहिए होती है बिकॉज द फीटस जो है वो मदर के ब्लड से ही हीमोग्लोबिन लेता है। सो उसका अगर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा नहीं रही तो वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, उसको ब्लड हीमोग्लोबिन नहीं पहुंचेगा। इस वजह से फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी हमेशा ज़्यादा होती है, याद रखेंगे। इसके बाद
लास्ट फ्यू टॉपिक्स, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें क्या है, ह्यूमंस में एक एबिलिटी होती है कि वो मेंटेन कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं रेस्पिरेटरी रिदम, ताकि अपने बॉडी टिश्यूज़ की डिमांड को वो सूट कर सके। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो पॉन्स में लोकेटेड है, कीमो सेंसिटिव एरिया मेडुला ऑब्लोंगेटा में लोकेटेड है, एओटिक रिसेप्टर्स एओटिक आर्च में लोकेटेड है, एंड कैरोटिड रिसेप्टर्स कैरोटिड आर्टरी में लोकेटेड है। अब जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है पॉन्स जो है वो रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, एंड बाकी जो है वो रेस्पिरेटरी एडजस्टमेंट करते हैं। अब इन सब का ये सब जो है एरियाज़ ये सेंसिटिव है अगर CO2 बढ़ जाए तो। देखो, अगर ऑक्सीजन बढ़ रही है बॉडी में तो वैसे ही कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम उसको बाहर डाल देंगे अगर यूज़ नहीं है तो। बट अगर CO2 बढ़ रही है तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। इस वजह से ये सारे रीजन्स दे आर सेंसिटिव टू इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और इंक्रीज इन द H+ आयंस और डिक्रीज इन pH डिक्रीज होगा तभी तो एसिडिटी बढ़ेगी ना, तो एक ही बात है। एंड ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को, विच इज़ प्राइमरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। सो प्राइमरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए पूरा। सो एक बार इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। ये छोटे में दिया हुआ है NCERT में, यू विल बी कंफ्यूज्ड, यहाँ से आप अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में फर्स्टली वी हैव एस्मा या अस्थमा। इसका इम्पैक्ट जोन क्या है, इन्फ्लेमेशन होता है इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, एंड एक वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज एम्फाइसीमा। इसमें क्या होता है, एल्वियोलर वॉल ही डैमेज हो जाती है। जो क्रॉनिक सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनमें एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है। अब एल्वियोलाई की वॉल ही डैमेज हो गई मतलब रेस्पिरेटरी सर्फेस ही डिक्रीज हो गया, सो उनको प्रॉब्लम होती है। एंड लास्टली वी हैव ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो लंग्स अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट जो लंग्स है उसका, इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है और लंग डैमेज हो जाता है। सो इस वजह से जो वर्कर्स इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जैसे डस्ट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, उनमें हम मास्क प्रोवाइड करवाते हैं वर्कर्स को, ताकि वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से प्रिवेंट कर सके हम उन्हें, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ गया होगा। दैट रैप्स अप आवर रिविजन सेशन फॉर टुडे। I hope this video helped reinforce your understanding of this crucial biology chapter. Don't forget to like, share and subscribe for more revision videos and tips. And if you have any questions or topics you would like me to cover, drop them in the comments below. Keep studying, stay motivated and all the best. See you in the next video.